हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण। मैं हूं भूमेश अग्रवाल और आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 4 एसिड बेस एंड साल्ट, चैप्टर 5 एसिड बेस एंड साल्ट। ये चैप्टर बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि वो एसिड बेस साल्ट इन सब वर्ड के बारे में, इंडिकेटर, इनके बारे में पहली बार सुनते हैं। और जो इसमें इंडिकेटर बताए गए हैं, लिटमस पेपर, टर्मरिक, चाइना रोज, फिनॉक्सिलिन, इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं और इनमें अंतर नहीं कर पाते। किंतु मैं आज आपको इतनी इजीली ये पूरा चैप्टर बताने वाला हूँ केवल 20 से 25 मिनट की वीडियो में कि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए, और दोबारा बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। एक बार इस चैप्टर को देखिए बहुत ध्यान से, ज़रा फटाफट मेरे साथ। ओके, सबसे पहले हम आते हैं इस चैप्टर के नाम पे। मैं किसी भी वीडियो को बनाता हूँ तो चाहे मैथ हो साइंस हो, सबसे पहले मैं उस चैप्टर को समझाता हूँ कि उस चैप्टर का नाम वो क्यों है। इसलिए सबसे पहले हम एसिड बेस एंड साल्ट, अगर इस चैप्टर का नाम है तो हम इन तीनों टर्म्स को ही सबसे पहले समझेंगे, एसिड बेस एंड साल्ट। ओके, एसिड जो है वो लैटिन लैंग्वेज के एक्रे वर्ड से आया है। एक्रे, ACERE, एक्रे वर्ड। एक्रे वर्ड का मीनिंग होता है सोर। सोर का मतलब होता है हिंदी में खट्टा। सोर यानी कि जो टेस्ट में सोर हो। खट्टा तो टेस्ट ही है, अब ये बात बताने वाली तो है नहीं कि खट्टा टेस्ट से पता लगेगी, छूने से तो पता लगेगी नहीं। तो जो सोर हो, टेस्ट में खट्टा हो, वो एसिड है। जो टेस्ट में सोर हो, खट्टा हो, दैट इज एसिड। इसकी दूसरी पहचान ये है कि एसिडिक होता है नेचर से। नेचर इसके एसिडिक नेचर मतलब यानी कि वो जलन पैदा करता है। जलन हमारी स्किन को जला सकता है। कभी कभी बड़े लोग कहते हैं पेट में जलन हो रही है तो उनके पेट में एसिड बनता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हम सब जानते हैं क्योंकि हम सेकंड चैप्टर एनिमल न्यूट्रिशन इन एनिमल में पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो मेरी ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, चैप्टर 2 की न्यूट्रिशन इन एनिमल, उसमें बताया है। एसिडिक होती है नेचर एसिड की, यानी जलन करने वाली। ठीक है, तो ये वर्ड हुआ है पहला एसिड। एसिड क्या है? जो चीज़ टेस्ट में सोर हो, खट्टी हो और जिसकी नेचर जलन वाली हो, जलनशील, एसिडिक हो, यानी कि जल। ठीक है, दूसरी टर्म आती है बेसिक। बेस बिटर होता है टेस्ट में। बिटर यानी कड़वा। टेस्ट में कैसा हो? बिटर। B फॉर बेस, B फॉर बिटर, B फॉर बेस और B फॉर बिटर। और ये टच में कैसा होता है? सोपी। टच मतलब छूने में। सोप जिससे नहाते हैं हम, सोप के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? वो स्मूथ होती है और झाग बनाती है। बस यही बेस की भी प्रॉपर्टी है, वो स्मूथ भी होते हैं और झाग भी बनाते हैं। और इसकी नेचर को इसलिए हम क्या कह देते हैं? बेसिक। इसकी नेचर को हम कह देते हैं बेसिक। जैसे एसिड की नेचर एसिडिक, इसकी नेचर हो गई बेसिक। बेस यानी बिटर इन टेस्ट और सोप इन टच और बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो या तो एसिड होते हैं या बेस होते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हो सकते हैं जो एसिड भी ना हो, बेस भी ना हो, वो क्या होंगे? वो साल्ट होंगे। वो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। इसलिए उनके लिए क्या वर्ड यूज होता है? न्यूट्रल। NEUTRAL। आपने देखा होगा घरों में बिजली सबके याद, ऐसा तो कोई घर ना है जिसमें ना हो। उसमें 2 लाइन आती है, पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक में करंट आता है और एक में नहीं आता। लेकिन इसके अलावा एक लाइन और होती है, तो जो नेगेटिव लाइन है, इसी लाइन को ही न्यूट्रल लाइन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो वो करंट दे रही ना और कुछ, इसलिए वो न्यूट्रल है। ऐसी जो साल्ट है वो न्यूट्रल है, वो एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है। या फिर ये कहते हैं जो न्यूट्रल होते हैं उन्हें साल्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 टर्म सबसे पहले हमने चैप्टर की समझ ली कि एसिड, बेस और साल्ट क्या है। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा। एसिड, जैसे कि हमारे आसपास क्या क्या खट्टा चीज़ होती है? ऑरेंज है यानी कि संतरा, लेमन है यानी कि नींबू, टैमरिंड है यानी कि इमली। ठीक है, और कर्ड यानी कि दही, और आंवला, और आम भी, खट्टे आम मतलब अनराइप मैंगोज, आम भी, ये सब चीज़ें खट्टी होती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? एसिडिक। और बेसिक चीज़ें क्या होती है? जैसे हमारी साबुन, सरफ और बेकिंग सोडा, ये जो रसोई में इस्तेमाल होते हैं, खाने का सोडा, कास्टिक सोडा, ये सब। ठीक है,
ये सब चीज़ें होती हैं बेसिक। और साल्ट, साल्ट तो हमारे आसपास पानी है, वाटर, और ख़ुद साल्ट यानी कि नमक जो हम यूज करते हैं वो भी एसिडिक है, बेसिक नहीं होता, साल्ट होता है वो, तो उसे साल्ट भी कहते हैं हम जनरली। ठीक है, तो ये सब हमने इसके एग्जाम्पल देख लिए। अब हम इसे साइंस की दृष्टि से पढ़ेंगे। साइंस की दृष्टि से हमें सबसे पहले एक वर्ड समझना होगा, इंडिकेटर। इंडिकेटर, जो वर्ड यहाँ पे लिखा है इंडिकेटर, इंडिकेटर किस वर्ड से बना है सबको पता चल रहा है देखते ही कि इंडिकेटर वर्ड इंडिकेट से बना है। इंडिकेट, इंडिकेट मतलब जो इंडिकेट करे, कोई संकेत दे, संकेत, या फिर किसी बात को शो करे, किसी बात को इंडिकेट करे, वो इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर विच इंडिकेट दैट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, यानी कि जो ये बताए कि हमारे पास जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, उसे ही इंडिकेटर कहते हैं। किसे कहते हैं इंडिकेटर? जो ये इंडिकेट करे कि जो सब्सटेंस हम टेस्ट कर रहे हैं या टेस्ट करना चाह रहे हैं वो एसिड है या बेस है, दैट इज इंडिकेटर। ये कैसे पता लगती है? इंडिकेटर एसिड और बेस के साथ अलग अलग कलर देते हैं, दे चेंज देयर कलर डिफरेंटली विद एसिड एंड बेस, या विद एसिड और बेस, वो एसिड और बेस के साथ अलग अलग कलर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 4 टर्म हमें समझनी थी लेसन की। अब हम जरा कुछ पहले केमिकल नेम देख लेते हैं जो हमारे आसपास एसिड होते हैं, बेस होते हैं, इनके जरा केमिकल नेम देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम एसिड इंडिकेटर पाएंगे। इसलिए हम इंडिकेटर को तो लिखा छोड़ रहे हैं अभी। ठीक है, आपकी बुक में एक टेबल दी गई है, उसी टेबल में जो है वो बता रहा हूँ, क्योंकि इस लेवल पे वही ज़रूरी है। जब उस टेबल में उतना दिया है तो क्लास के हिसाब से विनेगार, विनेगार सबको पता है, चाउमीन तो सब बच्चे खाते हैं, आजकल फास्ट फूड है, इसमें सिरका डाला हुआ होता है, सिरका, ये सिरका ही तो विनेगार है, ये सिरका ही तो विनेगार है। ये क्या है इसका केमिकल नेम? एसिटिक एसिड। ये एसिडिक नेचर का होता है, खट्टा होता है। कौन सा एसिड होता है ये? एसिटिक एसिड। ये नाम आपको याद रहना चाहिए। इसके अलावा ऑरेंज है, संतरा, लेमन, ये सब क्या है? ये सब सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस, सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट जिनमें विटामिन सी मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट कहते हैं ना, इसीलिए सिट्रस से वर्ड आ गया सिट्रिक, यानी कि इसमें कौन सा एसिड होता है? इनमें सिट्रिक एसिड। लेमन में, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है। घरों में इमली तो सब खाते हैं, इमली की बहुत सारी चीज़ें बनती है खट्टी, घर में किसी भी सब्जी में जिसे खट्टा करना हो इमली डाल लेते हैं, यानी टैमरिंड, इमली, टैमरिंड क्या? इमली। ग्रेप्स होते हैं खट्टे, ग्रेप्स भी आते हैं खट्टे। आम भी होती है, आम भी को अनराइप मैंगोज कहते हैं, अनराइप मैंगोज, आम भी जिसका चार डलता है। इस सब में क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, टाटरी, टाटरी सबने सुनी होगी, घर में टाटरी डाल दी है मम्मी लोग सब्जियों में खट्टा करने के लिए, टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड। एक आंवला, विटामिन सी का सबसे मेन स्रोत है आंवला, सबने सुना होगा। इसमें कौन सा एसिड होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक में एक साथ लिख रहा हूँ ना, एस्कॉर्बिक एसिड। ए फॉर आंवला, ए फॉर एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये मैंने आपको लिख के बता दिए। ये इनकी कॉमन नेम भी लिखे हैं ना, इसलिए लिखे हैं ये। अब मैं इन्हें रफ कर रहा हूँ क्योंकि आगे की टेबल भी बनानी है। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं, कर्ड। कर्ड क्या होता है? दही। सबको पता है दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। दूध से दही किस बैक्टीरिया के कारण बनती है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से याद रख लो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड? लैक्टिक
दही में लैक्टिक एसिड होता है। चींटी सबके काटती है, कभी ना कभी की हर एक की चींटी ने काटा होगा। चींटी काटने के बाद दफड़ पड़ जाता है, चीस मचती है। तो ये कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। इसके बाद आता है स्पाइनच, पालक। सर्दियों में सबके घर में बनता है पालक का साग, पालक सरसों का। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड कौन से एसिड? ऑक्जेलिक एसिड। तो ये नाम आपको जरूर याद रखें हैं। कौन कौन से पढ़े हमने? विनेगार में एसिटिक एसिड, एंटीस्टिंग में फॉर्मिक एसिड, सिट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंज लेमन में सिट्रिक एसिड, कर्ड में लैक्टोबैसिलस से याद रखेंगे लैक्टिक एसिड, स्पाइनच में ऑक्जेलिक एसिड, आंवला में A4 आंवला, A4 एस्कॉर्बिक एसिड, और टैमरिंड में T4 टैमरिंड, T4 टार्ट्रिक एसिड। इसके अलावा ग्रेप्स एंड राइप मैंगोज, इनमें भी यही टार्ट्रिक एसिड होता है। तो ये हमने एसिड पढ़े हैं, किस चीज़ में कौन से एसिड है जो कि हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये तो थी एसिड की बात। अब एसिड के बाद बेस पढ़ने भी जरूरी है। कौन कौन से बेस होते हैं? बेस साबुन में बेस है, सर्फ में बेस है, और इसके अलावा हम विंडो क्लीनर, टेबल क्लीनर, जने कितने तरह के क्लीनर आजकल यूज कर रहे हैं, सब बेस होते हैं। पुताई कराते हैं, वो क्या है? वो भी बेस है। ये सब चीज़ें बेस हैं। तो सबसे पहले हम सबसे कॉमन चीज़ ही ले लेते हैं, सोप। सोप का मतलब सबको पता है, साबुन है। इसमें क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का मतलब है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और सोडियम एलिमेंट है। ऐसी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम भी एलिमेंट है, और हाइड्रोक्साइड का मतलब फिर वही है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो सोप में कौन कौन से होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, 1 मिनट बस। अच्छा, नेक्स्ट क्या लेते हैं हम? नेक्स्ट हम विंडो क्लीनर ले लेते हैं। सबको पता है लाइजोल आता है विंडो क्लीनर। स्प्रे करो और साफ। मैं कोई ऐड नहीं कर रहा, केवल बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम, अमोनिया सबको पता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया पता है ना, एक गैस होती है बहुत बदबूदार। चलो, इसके बाद हम बात कर रहे थे पुताई की। पुताई, चूना जिसे हम कहते हैं, लाइम वाटर। लाइम वाटर, दिस इज पुताई। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब पुताई का ही पानी में जो घोल है, सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन एक तरह से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेस की अच्छी खासी पहचान बन गई, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक और होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये 4 बेस आपको याद रखने हैं जरा। कितने बेस? 4। ये 4 बेस जरूर याद रखने हैं। कौन कौन से? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है लाइम वाटर, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो ये एसिड और बेस की पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। मैंने बता दी जनरल लाइफ, डेली लाइफ से जोड़ के कौन सी चीज़ क्या है, इसलिए मैंने इस टेबल को यहाँ पर रिपीट करा है। अब हम आगे बढ़ते हैं इंडिकेटर की तरफ। आपके कोर्स में 4 इंडिकेटर हैं। कितने हैं? 4। लिटमस पेपर सबसे पहला और सबसे मेन इंडिकेटर है, लिटमस पेपर।
दूसरा है टर्मरिक, टर्मरिक सबको पता है हल्दी होती है। तीसरा है चाइना रोज, चाइना रोज सबको पता है गुड़हल का फूल होता है। लिटमस पेपर भी सबको पता है लाइकेन होता है, लाइकेन, लाइकेन क्या होता है? एल्गी प्लस फंगस का कॉम्बो। ये मैं भी बताता हूँ कि कॉम्बो है क्या। और चौथा फिनोफ्थिलीन, फिनोफ्थिलीन। ओके, चौथा क्या है? फिनोफ्थिलीन, फिनोफ्थिलीन हिंदी में बोलेंगे फिनोफ्थिलीन, फिनोफ्थिलीन। सबसे पहले 4 इंडिकेटर के नाम याद कर लो, लिटमस पेपर, टर्मरिक, चाइना रोज एंड फिनोफ्थिलीन। अब मैं इन चारों के बारे में आपको बताना शुरू करूंगा फटाफट, और आपका लेसन पूरा, कुछ भी नहीं है लेसन में इसके अलावा। लिटमस पेपर, टर्मरिक, चाइना रोज, फिनोफ्थिलीन। लिटमस पेपर सबको पता है क्या होता है? लाइकेन होता है वास्तव में। लाइकेन क्या है? लाइकेन इज कॉम्बो ऑफ एल्गी एंड फंगस। कॉम्बो का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मतलब है सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक लाइफ। सिम्बायोटिक लाइफ का मतलब क्या है? बायोलॉजी में एक टर्म आती है सिम्बायोसिस या फिर सिम्बायोटिक लाइफ। इसमें क्या होता है? कोई भी 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म यानी 2 अलग अलग जीव एक साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इसमें एल्गी फंगस को फूड देता है और फंगस एल्गी को शेल्टर और वाटर देता है। एल्गी सबको पता होगी, ये घरों में जहाँ पे पानी गिरता रहता है वहाँ पे हरे रंग की काई जम जाती है, वही एल्गी होती है। ठीक है, ये सबसे लोअर प्लांट्स हैं एक तरह से। और फंगस भी सबको पता होगी, जहाँ पे पानी गिरता रहता है वहाँ काले रंग की काई भी जम जाती है, वही फंगस होती है। इन दोनों को जब ये दोनों मिलकर रहने लगते हैं, सिम्बायोटिक लाइफ बिताने लगते हैं, तो उसे लाइकेन कहते हैं, लाइकेन। और ये लाइकेन जो है ये इन्हीं से ही लिटमस पेपर बनता है। इनका चूरा करके पाउडर बना के जो सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर में मिला के, उससे ही लिटमस सॉल्यूशन कहते हैं। और जब उसे सुखा के पेपर स्ट्रिप बना ली जाती है तो उसे ही लिटमस पेपर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, जो लाइकेन है ये एसिड और बेस में अंतर बताते हैं। इसलिए कैसे पता लगी? जो लाइकेन होते हैं ये पोल्यूशन के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। और पोल्यूशन कैसा होता है? एसिडिक होता है पोल्यूशन हमेशा। ये बात अभी आगे आएगी चैप्टर में। पोल्यूशन हमेशा एसिडिक होता है, तो जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन होता है वहाँ से लाइकेन गायब होने लगते हैं और अपना कलर भी बदल लेते हैं। ऐसा देखा गया है, तभी ये पता लग गया कि लाइकेन एसिड के प्रति सेंसिटिव होते हैं, तभी इनसे लिटमस पेपर की शुरुआत हुई। ओके, ये मैंने इनकी पूरी हिस्ट्री बता दी ओरली आपको लाइकेन्स की। ठीक है, तो इनसे लिटमस पेपर बनाएं। जब तक हमें पीछे का सब कुछ नहीं पता होगी तब तक हम रटते रहेंगे, और जब हमें पीछे का सब कुछ पता होगी तो हमें वो याद रहेगा ऑटोमेटिक, फिर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं पूरी कहानी बताता हूँ हमेशा। ठीक है, तो लाइकेन क्या है? एल्गी और फंगस का कॉम्बो जो पोल्यूशन के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, और पोल्यूशन एसिडिक होता है और उसके प्रति इनकी सेंसिटिवनेस देखी गई है, तभी ये पता लगा है कि इनसे लिटमस पेपर बना सकते हैं जो हमें एसिड और बेस का अंतर बता सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं वो कैसे अंतर बताता है। इससे पहले हम अंतर देखें, मैं बाकियों का भी बैकग्राउंड बता देता हूँ क्योंकि सबको एक साथ बताना ईजी रहेगा। टर्मरिक होता है हल्दी, हल्दी घर में सब यूज करते हैं, सब खाते पीते हैं। हल्दी तो घर घर में है भारत के। दूसरा चाइना रोज, गुड़हल का फूल, सबको पता है, यूज भी होता है पूजा में और सब कामों में। और चौथा है फिनोफ्थिलीन। ये याद रखना, फिनोफ्थिलीन यहाँ पे आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। आर्टिफिशियल इंडिकेटर मतलब ह्यूमन मेड। आर्टिफिशियल का मीनिंग आप समझते होंगे, ह्यूमन मेड, यानी कि जो साइंटिस्ट ने बनाया है लैब में, वो है फिनोफ्थिलीन। और ये तीनों नेचुरल इंडिकेटर हैं, ये तीनों नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल मतलब जो नेचर से मिले हैं हमें, नेचुरल इंडिकेटर हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इनका पहले बैकग्राउंड बनाया है। अब हम बस सीधा ये देख लेते हैं ये एसिड और बेस के साथ क्या क्या कलर देते हैं। बस हमें और कुछ ध्यान नहीं रखना, केवल इतना ध्यान रखना है एसिड के साथ कौन क्या कलर देगा
और बेस के साथ कौन क्या कलर देगा। सबसे पहले हम लिटमस पेपर की बात कर लेते हैं। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। लिटमस पेपर बेस के साथ ब्लू कलर देगा और एसिड के साथ रेड कलर देगा। पहली बात आप ये समझ लो, लिटमस पेपर एसिड के साथ रेड कलर देगा और बेस के साथ ब्लू कलर देगा। यहाँ पे एक बात और बहुत ध्यान से समझना जो बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से। लिटमस पेपर दो कलर के आते हैं, एक तो रेड और एक ब्लू, ठीक है। लिटमस पेपर दो कलर के आते हैं, एक तो रेड एक ब्लू। जो रेड लिटमस पेपर है ये बेस के टेस्ट के लिए यूज होता है, बेस के टेस्ट के लिए, क्योंकि जब इस पे बेस डालेंगे तभी तो वो ब्लू बनेगा। और जो ब्लू है पहले से ही उस पर बेस डाल के हमें पता क्या लगेगी, इसलिए ये एसिड के यूज के लिए यूज होता है, एसिड के टेस्ट के लिए यूज होता है। अगर कोई ये पूछे कि लिटमस कौन सा कलर का लिटमस पेपर एसिड का टेस्ट करता है तो आपको बताना है ब्लू। लेकिन कोई ये पूछे कि लिटमस पेपर एसिड के साथ कौन सा रंग देता है तो आपको बताना है रेड। इन दोनों बातों में अंतर कर लीजिए। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन सा लिटमस पेपर बेस के टेस्ट के लिए यूज होता है तो आपको बताना है रेड। और क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बेस लिटमस पेपर के साथ कौन सा रंग देगा तो आपको बताना है ब्लू। समझ गए? क्योंकि अगर हम बेस को ब्लू पे डाल देंगे तो रंग कैसे पता लगेगी, ब्लू तो ब्लू ही रहेगा, फिर क्या पता लगेगी वो बेस है भी या नहीं। हो सकता है वो न्यूट्रल हो। क्यों? न्यूट्रल जो हम अभी पढ़ गए हैं पीछे, न्यूट्रल ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि वो इंडिकेटर के साथ कोई कलर चेंज नहीं करते। ये बात और ध्यान रखना। इसीलिए आप कहोगे बेस डालने पर अगर वो ब्लू ब्लू रेड नहीं हुआ तो यानी कि वो बेस है, लेकिन हो सकता है वो न्यूट्रल हो। तो आप ये बात भी ध्यान रखना कि जो न्यूट्रल हैं वो इंडिकेटर के साथ कोई कलर चेंज नहीं करते। न्यूट्रल डज नॉट चेंज एनी कलर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, न्यूट्रल डज नॉट चेंज कलर। न्यूट्रल कलर चेंज नहीं करते, ठीक है। इसलिए फिर देख लो, अगर कोई पूछे कौन सा लिटमस पेपर बेस के लिए टेस्ट के लिए यूज होगा, रेड, और कलर कौन सा देगा, ब्लू। और कौन सा लिटमस पेपर एसिड के टेस्ट के लिए यूज होगा, ब्लू, और कलर कौन सा देगा, रेड। ठीक है। अब हम आ जाते हैं टर्मरिक पे। टर्मरिक एसिड के साथ येलो कलर देता है, ठीक है, और बेस के साथ रेड कलर देता है, रेड। एसिड के साथ येलो। यहाँ पे मैंने येलो का अंडरलाइन करा है, क्यों? क्योंकि ये याद रखना, टर्मरिक सबको पता है नेचुरल भी येलो कलर का ही होता है, और वो एसिड के साथ भी येलो कलर दे रहा है, यानी उसका कोई कलर चेंज नहीं हो रहा। और वो न्यूट्रल के साथ भी कलर चेंज नहीं करते, न्यूट्रल भी कलर चेंज नहीं करते। यानी कि यहाँ पे एसिड के यूज के लिए टर्मरिक का यूज ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं पता लगेगी वो एसिड है या फिर न्यूट्रल है। क्योंकि न्यूट्रल कलर चेंज नहीं करते, उसका नेचुरल कलर येलो है तो येलो ही रहेगा। एसिड डालेंगे तो भी येलो ही रहता है, बस बेस के साथ वो कलर चेंज करता है, रेड। ठीक है। कभी कभी आपके कपड़ों पे अगर हल्दी लग जाए और आप उसे धोने बैठ जाएं तो आप देखिएगा साबुन लगाती ही वो लाल कलर का हो जाता है, दाग। क्यों? साबुन क्या है, बेस, और हल्दी इंडिकेटर है, टर्मरिक। बेस के संपर्क में आती ही वो रेड कलर बना देती है, ठीक है। लेकिन एसिड के संपर्क में वो कोई कलर चेंज नहीं करती, न्यूट्रल की तरह। इसलिए ये एसिड के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है, ठीक है। अगली बात आती है चाइना रोज। चाइना रोज जो है एसिड के साथ डार्क पिंक कलर देता है, डार्क पिंक, डार्क पिंक। इसे मैगेंटा कलर भी कहते हैं, मैगेंटा, मैगेंटा, ठीक है। और बेस के साथ ग्रीन कलर देता है, ग्रीन, ठीक है। और ये नेचुरल पिंक कलर का होता है, नेचुरल पिंक कलर का होता है। लेकिन एसिड के साथ डार्क पिंक कलर देगा, मैगेंटा कलर, और बेस के साथ ग्रीन कलर देगा, ठीक है। फिनोल्फ्थलीन एसिड के साथ कलरलेस रहता है, एसिड के साथ कलरलेस, और बेस के साथ पिंक कलर। यहाँ पे भी यही कहानी है,
फिनोल्फथलीन कलर लेस होता है और एसिड के साथ भी कलर लेस ही रहता है, केवल बेस के साथ पिंक कलर चेंज करता है। ठीक है, बस आपने एक बार ये टेबल याद कर ली पूरे लेसन में, फिर आपकी कोई गलती नहीं हो सकती, आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि इस लेसन में कंफ्यूजिंग टॉपिक ही है कि कौन किसके साथ क्या कलर देता है। बस एक बार ये टेबल याद रखना, लिटमस पेपर एसिड के साथ रेड, बेस के साथ ब्लू, टर्मरिक एसिड के साथ येलो, बेस के साथ रेड, चाइना रोज एसिड के साथ डार्क पिंक और बेस के साथ ग्रीन, और फिनोल्फथलीन एसिड के साथ कलरलेस और बेस के साथ पिंक। इस तरह से ये याद रखना, अलग अलग कुछ भी पूछा जा सकता है और पता होनी चाहिए चैप्टर हमें, तभी तो मज़ा है। ठीक है, अब मैं एक टर्म यहाँ पे बताता हूँ आपको अगली। आइए आगे बढ़ते हैं, ये याद कर ली, फ़ोटो ले सकते हैं, उतार सकते हैं कॉपी पे। ये टेबल बहुत अच्छी है, इनके नेचुरल कलर भी याद रख सकते हैं। लिटमस पेपर रेड और ब्लू दोनों में मिलता है, टर्मरिक येलो ही होता है, चाइना रोज पिंक है और फिनोल्फथलीन कलरलेस ही होता है। ये इनके नेचुरल कलर हैं और नेचुरल कलर ही न्यूट्रलाइजेशन के लिए भी यूज है, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन कोई कलर चेंज नहीं करते। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद एक टर्म आती है एसिड रेन। एसिड रेन अब हम आए अगली टर्म एसिड रेन पे। इस टर्म से पहले मैं आपसे, इस टर्म को समझाने से पहले मैं एक दो प्रश्न पूछना चाहूँगा। अक्सर आपने घर में सुना होगा मम्मी पापा से, जब बरसात का मौसम आता है, जून के एंड में, जुलाई के शुरू में, उन्हीं दिनों बच्चों के स्कूल भी शुरू होते हैं। आजकल तो नहीं चल रहे, खैर दुख है बहुत, कि पहली बारिश में मत नहाओ, बारिश में मत नहाओ बच्चों, बारिश में मत नहाओ, पहली बारिश में मत नहाओ। सबके बड़े कहते हैं बच्चों से अपने कि ये पहली बारिश है इस मौसम की, इसमें मत नहाओ, अगली में नहा लेना, क्योंकि छोटे बच्चों को नहाने का शौक़ होता है। एक आपने ये सुना होगा न्यूज़ वगैरह में, या ताजमहल देखने गए हो कभी, कि ताजमहल पीला पड़ता जा रहा है। पहले जितनी सफ़ेदी थी, जितना चमक थी उसमें, अब उतनी नहीं है, वो पीला पड़ता जा रहा है। और आपने ये भी सुना होगा कि गवर्नमेंट ने एक आदेश निकाला है कि आगरा में ताजमहल के आसपास कोई फैक्ट्री नहीं लगेगी, और आगरा के निकट स्थित मथुरा में भी जो फैक्ट्री हैं उनमें ऐसी यंत्र लगाए जाएंगे, मतलब ऐसी मशीनें वगैरह जो शोधन करें, मतलब जो वहाँ से धुआं निकल रहा है उसे प्योरीफाई करके निकालें, और उसमें जो पोल्यूटेंट है उन्हें वहीं रोक लिया जाए प्योरीफायर की मदद से। तो ये सब क्यों? पहली बारिश में मत नहाओ, ताजमहल पीला पड़ रहा है, ऐसा क्यों? तो इसका कारण है एसिड रेन। एसिड रेन, एसिड रेन क्या है? जब बारिश होती है, अगर उस बारिश में एसिड मिला हुआ हो, एसिड जो कि ज्वलनशील है, जलनशील है, एसिडिक है, हमारी स्किन को हार्म करेगा, जला देगा, हमें एलर्जी कर देगा, रैशेज कर देगा, तो वो एसिडिक रेन है। और जब वो एसिड किसी मॉन्यूमेंट पे गिरेगा, किसी बिल्डिंग पे गिरेगा, तो उस पर जम जाएगा, जैसे ताजमहल पे, और इसलिए वो येलो कलर में जमने लगेगा, यानी ताजमहल पीला पड़ा है इसलिए, एसिडिक रेन के कारण। पहली बारिश ही एसिडिक क्यों होती है, दूसरी तीसरी चौथी क्यों नहीं होती? तो इसको समझते हैं। अब हम आजकल इतने व्हीकल्स यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री चल रही हैं, इन सब से बहुत सारी पोल्यूटेंट गैसेस निकल रही हैं। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर और ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। कार्बन सल्फर नाइट्रोजन ये सब एलिमेंट है, ऑक्सीजन और गैसेज भी हैं। तो इनसे निकलने वाली ये गैस जाके एटमॉस्फेयर में इकट्ठी हो जाती हैं
और जब बारिश होती है, रेन ड्रॉप्स गिरती हैं, बारिश की बूंदें गिरती हैं, तो ये उनके साथ घुल जाती हैं, बारिश के पानी में घुल जाती हैं और क्या क्या बनाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रेन ड्रॉप्स के साथ घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड रेन ड्रॉप्स के साथ घुलकर सल्फर डाइऑक्साइड एसिड बनाती है। क्या बनाती है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड रेन ड्रॉप्स के साथ घुलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेन ड्रॉप्स के साथ घुलकर नाइट्रिक एसिड बनाती है। इस तरह से तीनों एसिड बारिश के पानी के साथ घुलकर नीचे आने लगते हैं। इसलिए हमारे मम्मी पापा कहते हैं पहली बारिश में मत नहाओ, क्योंकि वो ज़्यादातर जितना भी एसिड है, जितने भी पोल्यूटेंट है, वो पहली बारिश में घुल के आ जाते हैं। फिर दूसरी उससे क्लीन होती है रेन, और तीसरी चौथी बात की तो बिल्कुल क्लीन ही होती है, इसलिए उनमें नहाने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यही एसिड ताजमहल जैसे मोन्यूमेंट पर जमने लगा है, इसलिए वो पीले पड़ते जा रहे हैं। अब आप कहेंगे हम तो घरों में रहते हैं, लेकिन एनिमल्स और प्लांट्स तो बाहर हैं। हाँ जी, उन्हें नुकसान होता है, उन्हें काफ़ी हार्म होता है, रैशेज, एलर्जी या फिर लीव्स कट फट जाती हैं, बहुत तरह से नुकसान होता है। तो एसिड रेन का नुकसान उन सबको भी उठाना पड़ता है, प्लांट्स, एनिमल्स, बिल्डिंग्स और हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये एसिड रेन है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस रेन ड्रॉप्स कार्बोनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस रेन ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस रेन ड्रॉप्स नाइट्रिक एसिड। इसे कहते हैं रेन, एसिड रेन। यहाँ पे एक बात और बताऊँगा कि जो हमने भी लाइकेन पढ़ा लिटमस पेपर, वो इसी एसिड रेन में अपने कलर को चेंज कर लेता है। तभी ये पता लगी है कि लाइकेन एसिड और बेस के लिए सेंसिटिव है, तभी से उससे लिटमस पेपर बनाया जाने लगा है। ठीक है, तो ये हमने टर्म पढ़ी एसिडिक रेन, एसिड रेन। अब इस चैप्टर की एक आखिरी टर्म और पढ़ लेते हैं ज़रा फटाफट, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन। जब हम साइंस को डेली लाइफ से जोड़ने लगे, साइंस को ही नहीं, मैथ हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सारी पढ़ाई को, तो समझ लो वो हमें आने लगी, पढ़ाई में मन लगने लगेगा। न्यूट्रलाइजेशन, इसलिए हमारी टैगलाइन है वी मेक इंटरेस्ट इन एजुकेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? अभी हमने एक वर्ड यूज करा था न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्यूशन, जो एसिड को ना हो ना बेसिक हो और इंडिकेटर के साथ कोई कलर चेंज नहीं करते, वही न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं। और उनको बनाने का प्रोसेस ही न्यूट्रलाइजेशन है, उनको बनाने का प्रोसेस ही न्यूट्रलाइजेशन है। ये याद रखिएगा, जब किसी एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट बनता है, साल्ट यानी न्यूट्रल सब्सटेंस, और साथ में वाटर बनता है, और साथ में हीट बनती है, हीट, जिसे हीट इवोल्यूशन या हीट प्रोड्यूस्ड कहते हैं। हीट भी बनती है, ये एरो का साइन होता है, मतलब ये बन रही है केमिस्ट्री में। हीट इवोल्यूशन या हीट प्रोडक्शन भी होता है। इस प्रोसेस को ही न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस is known as neutralization. Salt and water are produced in this process with evolution of heat. Okay? इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने एक एसिड लिया HCl, और एक एसिड लिया, एक बेस लिया NaOH। HCl क्या है? HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इससे जुड़ी हुई एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। NaOH क्या है? Na मतलब सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaCl के साथ जुड़ जाएगा, Cl होता है क्लोरीन, ये आप धीरे धीरे सीख लेंगे। NaCl सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? यही तो नमक है जो हम घरों में खाते हैं, यही तो साल्ट है। और साथ में क्या क्या बनेगा? अभी बताया, वाटर, और साथ में हीट प्रोडक्शन होगा, हीट इवोल्यूशन होगा। ये इसका एक एग्जाम्पल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक एसिड एक बेस ने मिलकर क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड, साल्ट, और साथ में वाटर, और साथ में हीट निकली, हीट इवोल्यूशन हुआ।
अभी आपके चैप्टर में 1-2 टर्म हो रहे हैं, बस वो आखिरी देख लीजिए। इनडाइजेशन, तो न्यूट्रलाइजेशन से संबंधित मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला था। वो ये है कि हमारा स्टमक है, जो पेट, इसमें एसिड बनता है, उसी के कारण जलन भी होती है। वो एसिड कौन सा है? HCl ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आपको ये नहीं पता तो मेरी न्यूट्रिशन है एनिमल वीडियो देख लीजिए, उसमें बताया है HCl। तो कभी बड़ों के जलन होने लगती है, यानी उनके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है ज़्यादा, तेजाब बन रहा है, यानी कि एसिड को तेजाब भी कहते हैं। तो जब HCl NaH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो वो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड यानी नमक बनाता है, और साथ में वाटर हीट। जब वो बड़ों के पेट में बनता है तो हम क्या खा लेते हैं बड़े लोग? डाइजीन। डाइजीन क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। डाइजीन सबने सुना होगा, घर घर में खाई जाती है डाइजीन। तो एक सिरप आता है या टैबलेट भी आती है, ये क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? अभी हमने पढ़ा था टेबल में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये खा लेते हैं। तो उससे क्या होता है? HCl के साथ MgOH, MgOH मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कर देता है और न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाता है, जिससे हम बड़ों के पेट में जो भी जलन हो रही है वो बंद हो जाती है। बड़ों की क्या मतलब, किसी के भी हो रही हो, एसिडिक जो होता है, एसिड बनता है, वो बेस के साथ मिलकर न्यूट्रल हो जाता है। तो इस बेस को क्या कहेंगे यहाँ पे? एंटा एसिड। एंटा एसिड, इसलिए बेस को यहाँ पे क्या कहेंगे? बेस को एंटा एसिड भी कहते हैं, जो एसिड का अपोजिट है, एंटा एसिड। इसलिए इन दवाइयों पे लिखा होता है एंटा एसिड, एंटा एसिड। डाइजीन की टैबलेट के पीछे देखा हो कभी अगर, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये डेली लाइफ से जुड़ी हुई न्यूट्रलाइजेशन की बात हो गई। अब 1-2 बात और कर लेते हैं। एंटीबाइट, अभी हमने पढ़ा चींटी कांटे में कौन सा एसिड रिलीज होता है? फॉर्मिक एसिड। कौन सा? फॉर्मिक एसिड। जब चींटी काट लेती है, जलन होती है, तो फड़ पड़ जाता है, तो हम क्या करते हैं? हम घरों में बेकिंग सोडा सबकी रसोई में होता है, उसे रब कर सकते हैं अपनी स्किन पर। क्या रब कर सकते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, मैं ज़रा इसे रफ कर लेता हूँ जगह बनाने के लिए। बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेकिंग सोडा को? केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको क्या देगा? ये तो रसोई में ही हो गया, घर में। कैलामाइन सॉल्यूशन, कैलामाइन सॉल्यूशन, ये भी एक बेस है, क्योंकि एसिड है तो इसके लिए बेस चाहिए। कैलामाइन सॉल्यूशन क्या होता है? जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट, जिंक एक मेटल होती है, उसी से कार्बोनेट मिला के जिंक कार्बोनेट बना। तो चींटी कांटे पे क्या लगाएंगे हम? बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन, जिंक कार्बोनेट। एक दे रखिए टर्म आपके चैप्टर में, सॉइल ट्रीटमेंट। कभी कभी क्रॉप्स उगाते हुए, पौधे लगाते हुए सॉइल या तो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी या ज़्यादा बेसिक हो जाएगी। अगर ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी तो उसे न्यूट्रल बनाने के लिए बेस मिलाना पड़ेगा। और बेस क्या मिलाएंगे? क्विक लाइम। क्विक लाइम, लाइम हमें पता है चूना होता है, कैल्शियम, तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। लाइम से ही पता लग गया कैल्शियम है, तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। लाइम वाटर नहीं है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और ये या फिर स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यही है यानी कि लाइम वाटर। ठीक है, स्लेक्ड लाइम ही है लाइम वाटर। और अगर ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो ये मिलाना ही है बेस, और ज़्यादा बेस हो जाए तो फिर कुछ नहीं, ऑर्गेनिक मैटर मिला दो, ऑर्गेनिक मैटर।
ये तो बेस है, क्या है ये बेस, ये कब मिलाएंगे जब बेस की कमी हो जाएगी और एसिड की अधिकता, और अगर एसिड की कमी हो जाए बेस की अधिकता तो ऑर्गेनिक मैटर मिला दो। ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर मतलब कोई भी ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक समझते हो, यानी कि लिविंग बीइंग्स, प्लांट, एनिमल्स जब डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो इनकी बॉडी का रिमेनिंग पार्ट वो सब ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो ही मिला दो बस कहीं से भी लाके, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर की खाद भी आती है जिसे हम फर्टिलाइज़र कहते हैं, वो मिला दो तो उसकी एसिडिटी तो ठीक हो जाएगी सोइल की। ओके, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब हम फर्टिलाइज़र से भी कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। एक आखिरी टर्म दी है फैक्ट्री वेस्ट। जैसा कि सबको पता है हमारे देश में गंगा सबसे पवित्र नदी है, हमारे देश में क्या विश्व में ही, किंतु फिर भी वो इतनी गंदी क्यों है? क्योंकि उसमें फैक्ट्री वेस्ट डाले जाते हैं। फैक्ट्री वेस्ट जो हैं हमेशा एसिडिक होते हैं, ये याद रखिएगा। जो फैक्ट्री वेस्ट हैं ये एसिडिक होते हैं और ये वाटर में प्रेजेंट एक्वेटिक एनिमल्स को बहुत हार्म करते हैं, बहुत हार्म। जब एसिडिक है तो भैया उन्हें जला देंगे फिर तो। फैक्ट्री वेस्ट एसिडिक होते हैं। गंगा इतनी पवित्र है किंतु इन एसिडिक वेस्ट के कारण ही वो मैली हो जाती है। फैक्ट्री के वेस्ट डाले जाते हैं उसमें, इससे एक्वेटिक एनिमल्स, अदर ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं। हार्मफुल टू एक्वेटिक लिविंग बीइंग्स, इसमें प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने वैसे तो कहा है, मतलब रूल है ये कि भाई इस वेस्ट को निकालने से पहले इसमें बेसिक ट्रीटमेंट मिलाओ कुछ, जिससे ही न्यूट्रल हो जाए। लेकिन भारत में रूल कहाँ चलते हैं? अमीरों, नेता लोगों, इनके लिए कोई रूल फॉलो नहीं होता, पैसे से सब काम हो जाता है। इसलिए तो भारत पिछड़ जाता है, बस केवल इसीलिए पिछड़ जाता है। कोई अपराध आम आदमी करे उसे तुरंत दंड मिलेगा, जेल होगी, और वही अपराध कोई नेता करे, कोई बड़ा आदमी जाना माना करे, सब काम निमट जाता है अंदर ही। अगर ऐसे ना हो तो ये फैक्ट्री वेस्ट कैसे डल जाए नदी में, ठीक है। तो हमें डेली लाइफ से जोड़नी चाहिए हर बात, इसलिए मैंने इसे भी उससे जोड़ा, तो हमें ध्यान रहती है बात। और हमें प्रैक्टिकल ज़रूर होना चाहिए, केवल बुकिश नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल बातें ज़रूर बताता हूँ साथ में हर वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, और कुछ पूछना हो कमेंट में पूछ लीजिए। जुड़े रहिए अपने देश के साथ, धरती के साथ। बड़ा सौभाग्य है भारत भूमि में जन्म लेना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।